एविडेंस एक्ट के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 13 तक बताया गया था, जहाँ से प्री में बताया गया था लगातार क्वेश्चन बनता है। अब आपका धारा 14 और 15 पढ़ना है, यानी कि सेक्शन 14 पढ़ना है और 15 पढ़ना है। देखिए, ये जो धाराएं हैं, धारा 14 भी अच्छे से तैयार रखना है, धारा 15 भी तैयार रखना है। धारा 14 में एक विशेषताएं तमाम हैं। एक विशेषता धारा 14 में ये है कि धारा 14 में कुल 16 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन का मॉडल ये बन रहा है कि सबसे अधिक दृष्टांत क्वेश्चन ये आजकल नया बन रहा है कि सबसे अधिक दृष्टांत किस सेक्शन में दिए गए हैं एविडेंस के, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 16 में। उन्हें सेक्शन 14 में कुल कितने उदाहरण दिए गए हैं? 16 उदाहरण दिए गए हैं। इसी के साथ आईपीसी की धारा 378 भी आपको सतर्क होकर पढ़ना है। आईपीसी की धारा 378, इसमें भी कुल 16 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, जिसमें कि 10 में चोरी या थेफ्ट के आवश्यक तत्व मिलते हैं और 6 उदाहरणों में चोरी के आवश्यक तत्व नहीं मिलते। तो दोनों को कोरिलेट करके पढ़िएगा। आईपीसी में 378 में 16 उदाहरण और एविडेंस में धारा 14 में 16 उदाहरणों का उल्लेख किया गया है। कोरिलेट करके इसको पढ़िएगा। आइए पहले फैक्ट देखा जाए, इसके बाद और आपका पढ़ा जाएगा। शुरुआती दौर में सामान्य बातें देखनी है, उसके बाद क्वेश्चन का मॉडल देखना है और तब हम देखेंगे सेक्शन शुरू करेंगे। जब भी धारा 14 और 15 पढ़िए तो सबसे पहले तथ्य को आपको पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। फैक्ट के बाद आपका जो पूछा जाता है मन की दशा के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो पूछा जाता है सिमिलर फैक्ट, यानी कि समरूप तथ्य। समरूप तथ्य पर भी मेंस में क्वेश्चन बना है प्री में। अब ये आता है कि जो मन की दशा है ये किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड या मन की दशा सामान्य होनी चाहिए कि विशिष्ट होनी चाहिए। ये आपका जो क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन ज़्यादा लोग गलत करके आते हैं। एक क्वेश्चन
धारा 14 और 15 से निश्चित रूप से आपको मिलेगा। फिर धारा 15 में जो एक क्वेश्चन और बनता है ब्राइड इन बाथ का बनता है, अर्थात टब में आपका मृत्यु हो जाना। लेकिन पहले शुरुआत किया जाए एक एक करके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में फैक्ट को डिफाइन किया गया है, तथ्य को डिफाइन किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि फैक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल फैक्ट या भौतिक तथ्य, यानी कि एक होता है भौतिक तथ्य या फिजिकल फैक्ट और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक तथ्य या मानसिक तथ्य या मेंटल फैक्ट, यानी कि मानसिक तथ्य। ये दूसरा जो होता है वह मानसिक तथ्य होता है। जो फिजिकल तथ्य हैं या भौतिक तथ्य हैं, भौतिक चीज़ें उन चीज़ों को कहा जाएगा जिनका ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी कि जिन चीज़ों का ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा अपने कर सकते हैं उन्हें भौतिक तथ्य कहा जाता है। जैसे कि हम आँख द्वारा उस चीज़ को देख सकते हैं, कान द्वारा सुन सकते हैं, त्वचा द्वारा स्पर्श कर सकते हैं, नाक द्वारा उसकी गंध ले सकते हैं और जिह्वा द्वारा उसका स्वाद ले सकते हैं। अगर ऐसे तथ्य या ऐसी बातें हैं तो उन्हें फिजिकल फैक्ट कहा जाता है, भौतिक तथ्य कहा जाता है। ऐसे तथ्यों को साबित करने के दो तरीके बताए गए हैं, एक डायरेक्ट एविडेंस यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा, क्योंकि आँखों से देखा जा सकता है, तो जिस व्यक्ति ने घटना को आँखों से देखा वह आकर साक्ष्य दे, या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा, यानी कि कुछ परिस्थितियों का सर्कमस्टांसेस का सहारा लिया जाता है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा इस भौतिक तथ्य को साबित किया जाता है। जहाँ तक मेंटल फैक्ट की बात है, मानसिक तथ्य की बात है, मनोवैज्ञानिक तथ्य की बात है, जो ये मेंटल फैक्ट होता है या मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है, अब इस पर आइए। जो मेंटल फैक्ट होता है आपका कह सकते हैं कि उसका इंद्रियों द्वारा बोध संभव नहीं है, अर्थात इंद्रियों द्वारा मेंटल फैक्ट का कह सकते हैं कि बोध संभव नहीं है। तो जब इंद्रियों द्वारा ये मेंटल फैक्ट या मानसिक तथ्य को जाना ही नहीं जा सकता, तो मानसिक तथ्य फिर भी सुसंगत बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ इंटरव्यू में भी बना है कि मेंटल फैक्ट को या मानसिक तथ्य को एविडेंस की किन धाराओं में रेलेवेंट बनाया गया है। तो दो धाराएं मारिएगा, आपका पहला 14 और दूसरा आपका 15। अर्थात अगर ये इंटरव्यू और प्री में क्वेश्चन आ चुका है, इससे सतर्क रहना है कि मेंटल फैक्ट को किन धाराओं में रेलेवेंट बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका मिला 14 और 15। दूसरा जो आपको देखना है इसमें कि मानसिक तथ्य जो होते हैं उन्हें कैसे न्यायालय में प्रूफ किया जाएगा, कैसे सिद्ध किया जाएगा, कैसे न्यायालय में उन्हें साबित किया जाएगा।
ये हो सकता है नया क्वेश्चन बना दे। तो आपका जवाब रहेगा मानसिक तथ्यों को साबित करने के लिए दो तरीके हैं। पहला एडमिशन द्वारा यानी कि स्वीकृति द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति मानसिक दशा रखता है यानी कि जिस व्यक्ति की मानसिक दशा वैसी थी वह व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर ले, एडमिशन कर ले, स्वीकार कर ले। दूसरा परिस्थिति जन साक्ष्य द्वारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस द्वारा, परिस्थिति जन साक्ष्य द्वारा। अगला देखिए, जो मानसिक तथ्य होते हैं ये कहावत भी कही जाती है कि विधि मनुष्य के हृदय में निवास नहीं करती, अर्थात कानून मनुष्य के हृदय में निवास नहीं करता। कानून मनुष्य के बाह्य आचरण को देखता है यानी कि हाव भाव, चाल चलन। तो समस्या ये आई कि जब मानसिक फैक्ट को देखा ही नहीं जा सकता, सुना ही नहीं जा सकता, तो ऐसी दशा में मानसिक तथ्य को कैसे कैसे अनुमान निकाला जाएगा या कैसे साबित किया जाएगा। तो देखिए, जो मेंटल फैक्ट हैं उसको कह सकते हैं कि इंद्रियों द्वारा चूंकि बोधगम्य नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति के आचरण द्वारा, सबसे महत्वपूर्ण है बाय कंडक्ट, यानी कि व्यक्ति के आचरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। उसके व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, खान पान द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है कि इस व्यक्ति का मेंटल या मानसिक दशा ऐसी रही होगी। जैसे कि वर्तमान समय में हाथरस कांड चल रहा है, इस समय मीडिया में भी आप देख रहे हैं, पूरे देश में ये कह सकते हैं कि वी वांट जस्टिस का नारा लगना शुरू हो गया है और बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है। ये यूपी सरकार कह सकते हैं कि पत्रकारों को और बाहरी लोगों को गांव में जाने, पीड़िता से मिलने से रोक रही हैं। तो ये सरकार का कंडक्ट बता रहा है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, तभी तो वह पीड़िता से मिलने से लोगों को रोक रही हैं। और आपका धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि पूरी दाल ही काली है, यानी कि सभी अधिकारी मिली भगत किए हुए हैं और शासन को ऊपर झूठी रिपोर्ट देते हैं। ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता भी है। आगे देखा जाए मानसिक दशा के बारे में ये भी कहा जाता है कि मानव क्या दानव भी ये नहीं जान सकता कि व्यक्ति के मन में कौन कौन सी बातें चल रही हैं, अर्थात सुर क्या असुर भी किसी व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों को नहीं जान सकते। अतः व्यक्ति के मन में क्या विचार हैं, इसका उसके हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, खान पान के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है या एक प्रिजम्पशन किया जाता है। 4-5 अनुमान उदाहरण बताया जाएगा। आइए, जहाँ तक मेंटल फैक्ट की बात है, अब सिविल और क्रिमिनल मामलों में मानसिक तथ्य का महत्व क्या है ये देखा जाए। सबसे पहले हम आपराधिक मामला उठाते हैं। जहाँ तक आपराधिक मामले की बात है, क्रिमिनल मामले की बात है, जो मेंटल फैक्ट हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आपराधिक मामलों में
जो मानसिक तथ्य होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि ऑफेंस के, अपराध के आपका 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, मानव हो और मानव ने कोई एक्ट या ओमिशन किया हो, यानी कि कार्य या लोप किया हो। कार्य या लोप करते समय मानव के मन में दुर्भावना हो, मेंसरिया हो, या कह सकते हैं कि बुरा आशय हो, दुराशय हो, और इसके कारण दूसरे व्यक्ति या समाज को क्षति हुई हो। ऐसी दशा में, यानी कि आपराधिक मामलों में जो ये इंटेंशन है, देखिए देखिए आपको बता दिया जाए, कल शाम से थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है। कभी काल आपका नेट स्लो हो जा रहा है तो भाई वीडियो चली जा रही है, घबराना नहीं है। जब कोई मानव बड़ा कार्य करता है तो तमाम भूत प्रेत और समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से डर कर आपका भागना नहीं है। समस्याएं तो आती रहती हैं, कहाँ समस्या नहीं है, हर एक क्षेत्र में है, लेकिन उन समस्याओं से पार भी पाना मनोज सर जानते हैं। आइए देखा जाए, इंटेंशन बताया जा रहा था। आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल मामलों में इंटेंशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये तो ऑफेंस का, अपराध का आवश्यक तत्व है। अगर कार्यालोप करते समय व्यक्ति के मन में या व्यक्ति का इरादा उस कार्य को करने का न हो तो व्यक्ति दंड का भागी नहीं होता। और आईपीसी में 76 से लेकर 95 तक में आपका आशय न होने के कारण बचाव दिया गया है कि व्यक्ति ने अपराध तो किया, गलत कार्य तो किया, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था, इसलिए उसे बचाव दे दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि आपराधिक मामलों में आशय महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है और आपका सिद्धांत भी है कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय बुरा न हो। एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंस सिटरिया। जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, अब आइए सिविल मामलों में, जहाँ तक दीवानी मामलों की बात है, सिविल मामलों की बात है, सिविल मामलों में आशय कम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है। कई अपकृत्य ऐसे हैं जहाँ की आशय का होना आवश्यक है, जैसे कि फ्रॉड हो गया, आपका यानी कि कपट हो गया, विद्वेषपूर्ण अभियोजन हो गया इत्यादि। यानी कि सिविल मामलों में इंटेंशन का महत्व तो है, लेकिन क्रिमिनल से कम महत्व है, ये आपको जानना है। देखिए आपका कह सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब ये आया कि इस मेंटल फैक्ट को कहाँ रेलेवेंट एविडेंस में बनाया गया है, अर्थात व्यक्ति के मानसिक दशा का साक्ष्य पेश किया जा सकता है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में। आइए धारा 14 को एक एक करके शुरू किया जाए, एक एक कर को समझने का प्रयास करिए, उदाहरण भी अच्छे से देखिए। देखिए धारा 14 में क्या क्या सुसंगत बनाया गया है। तो धारा 14 में
3 बातों को रेलेवेंट बनाया गया है। धारा 14 के साथ ही इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है, स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2। ये भी अति महत्वपूर्ण है। आइए सेक्शन 14 को शुरू किया जाए। देखिए, मन की कोई भी दशा, यानी कि पहला सुसंगत तथ्य ये हो गया आपका स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि मन की कोई भी दशा, मन की कोई भी दशा, यानी कि मन की दशा को सुसंगत बनाया गया है। अब देखिए शब्द कैसे आपको पकड़ना है। मन की आपका दिया है जो, देखिए आपका शब्द को पकड़िए, इसी शब्द में राज छुपा है। मन की कोई भी दशा, मन की कोई भी दशा, जैसे जैसे दे दिया है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन का मॉडल देखना है कि क्या धारा 14 स्टेट ऑफ माइंड या मन की दशा के बारे में पूर्ण है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जितने मानसिक दशाएं हो सकती हैं, क्या धारा 14 में उन सब का वर्णन कर दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा मन की सभी दशाओं का वर्णन धारा 14 में नहीं किया गया है। क्यों हम कह रहे हैं नहीं किया गया है? क्योंकि जैसे शब्द लिखा है, जैसे का मतलब ये हुआ कि मानसिक दशा की या मन की कोई भी दशा का कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं। अर्थात कुछ उदाहरण या कुछ बातें मन की दशा की दे दी गई हैं। मन की दशा में और बातें भी शामिल हैं जिनका वर्णन धारा आपका 14 में नहीं किया गया है। अब जो मन की दशा है उसका क्रम से याद रखना है और एक एक बातों को समझना भी है। आपका क्रम से याद रखते हुए कंपटीशन के लिए आपका एक एक शब्दों को समझना भी है। देखिए मैं क्रम बता रहा हूँ और कौन सी बात इसमें मिस है आपको खुद पता लग जाएगी। तो मन की दशा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब एक एक क्रम से इसको शब्दों को याद रखिएगा। देखिए पहला है आपका मन की दशा का आशय, इंटेंशन, इसको भी हम बताएंगे आशय। इसके बाद मन की दशा के बारे में दूसरा शब्द दिया गया है नॉलेज या ज्ञान। तीसरा दिया है गुड फेथ, यानी कि सद्भाव। सद्भाव क्रम से याद रखिएगा, सद्भाव तीसरा शब्द है। चौथा शब्द आपका है उपेक्षा या नेग्लिजेंस, उपेक्षा हो गया, नेग्लिजेंस हो गया। पांचवा शब्द उतावलापन, उतावलापन हो गया, उतावलापन हो गया। छठवां शब्द ये हो गया किसी व्यक्ति के प्रति वैमनस्य रखना, वैमनस्य रखना किसी व्यक्ति के प्रति, या सदिच्छा रखना, सदिच्छा रखना। फिर एक बार देखिए, पहला शब्द इंटेंशन है, दूसरा नॉलेज है, तीसरा सद्भाव, चौथा उपेक्षा, पांचवा उतावलापन, छठवां वैमनस्य, सातवां
सदिच्छा आपका दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 7 शब्द दिए गए हैं। अब चूंकि शब्द आपका लिखा था जैसे, अब यही आपको समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 7 मन की दशाएं दी गई हैं ये पूर्ण नहीं हैं। इसके अलावा और भी मन की दशाएं हो सकती हैं। तो आइए 2-3 अपनी ओर से मन की दशाएं इसमें जोड़ा जाए। जैसे डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी से कार्य करना। फिर आपका कपटपूर्वक कार्य करना, कपट पूर्वक कार्य करना, कपटपूर्वक कार्य करना, स्वैरिता से कार्य करना, स्वैरिता से कार्य करना इत्यादि। ये जो शब्द मैं जोड़ रहा हूँ ये मैं अपने मन से जैसे शब्द को आगे बढ़ाते हुए जोड़ रहा हूँ। अब ये समस्या है आपका, देखिए ध्यान से यहाँ। ये जो जैसे, अब क्वेश्चन 2-3 मॉडल बनाया जाए तब एक शब्दों को समझाया जाए। यानी कि एक शब्द महत्वपूर्ण है। आपका एक शब्दों को अच्छे से जानना है। देखिए एक शब्दों को जाना जाए। आपका पहले मॉडल बना लिया जाए कि धारा 14 के तहत, ये कई बार आया है क्वेश्चन, मन की दशा के रूप में कौन रेलेवेंट नहीं है, कौन तथ्य सुसंगत नहीं है, या मन की दशा में कौन चीज शामिल नहीं है। मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया आशय, तो आशय तो है ही। दूसरा दे दिया ज्ञान, तो ज्ञान तो है ही। तीसरा दे दिया सद्भाव, तो ये भी है। एक पॉइंट आपका जो चौथा है यही आपको अच्छे से पढ़ना है। कई बार कंपटीशनों में हेतु दिया है तो आपको बता दिया जाए। हेतु मन की दशा के रूप में धारा 14 में रेलेवेंट न होकर धारा एविडेंस की धारा 8 में रेलेवेंट बनाया गया है। यानी कि जो मोटिव है, हेतु है, ये धारा 14 से गवर्न न होकर धारा 8 से गवर्न होता है। तो क्वेश्चन का मॉडल ये बनता है कि धारा 14 के तहत मन की दशा में कौन शामिल नहीं है, तो हेतु शामिल नहीं है। अब यही दे देगा हेतुक, हेतुक दे देगा, रीजन दे देगा, तो ये भी शामिल नहीं है। आपका हेतुक दे दे तो हेतुक भी शामिल नहीं है, क्योंकि हेतुक तो रीजन या कारण तो आपका कह सकते हैं कि आपका धारा 7 में रेलेवेंट बनाया गया है। अब आपका ये क्वेश्चन का मॉडल है, इसको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। देखिए फिर एक बार आपको बताया जाए। भाई पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा पढ़िए कि कुछ टेक्निकल बातें जो सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है वह आपको पता चले। अब आइए एक शब्दों को हम समझते हैं। पहला आशय देखते हैं। इंटेंशन क्या होता है, आशय क्या होता है। तो जहाँ तक आशय की बात है, आशय शब्द को, अब पहला क्वेश्चन यही बना था आपका प्री में भी, इंटेंशन शब्द को आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा आशय शब्द को आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो आशय का मतलब क्या हुआ? आशय का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो ऐसी दशा में उसके परिणामों की
पूर्व कल्पना किए रहता है कि मैं ये कार्य करूँगा, तो निश्चित रूप से कुछ निश्चितता होती है कि निश्चित रूप से ये परिणाम इसका निकलेगा। यानी कि जहाँ व्यक्ति कार्य करता है और परिणामों के बारे में निश्चितता रखता है, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति का इरादा उस कार्य को करने का था। जैसे कि हाथरस कांड में आपका अगर अभियुक्तों का इरादा पीड़िता की गर्दन तोड़ने, रीढ़ की हड्डी तोड़ने का था और ये जानते थे कि अगर इस पर हम चोट पहुंचाएंगे तो पीड़िता मर जाएगी, और पीड़िता मर भी गई, तो ये शुद्ध रूप से आईपीसी की धारा 302 में मर्डर में आता है। दूसरा देखा जाए, हाँ ये है कि जहाँ तक आशय की बात है, आगे अभी हम बताएंगे। दूसरा शब्द आपका नॉलेज देखा जाए। नॉलेज या ज्ञान, जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, आपका ज्ञान किसे कहा जाता है या कब कहा जाएगा कि व्यक्ति का नॉलेज था? तो ज्ञान का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और इस बात को जानता है कि इस कार्य का परिणाम ये हो सकता है। यानी कि जो थोड़ा निश्चितता रहती है वह कम रहती है। सबसे अच्छा यहाँ जो क्वेश्चन आपका आशय और ज्ञान में अगर आपको अंतर देखना है, तो आप आईपीसी की धारा 299 और 300 में देख सकते हैं। आपका आर बनाम गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविज ने आशय और ज्ञान में काफ़ी अंतर बताया भी, और आशय और ज्ञान में अंतर जानना भी चाहिए। आशय में आपका निश्चितता ज़्यादा, ज्ञान में निश्चितता थोड़ा कम रहती है। आगे देखिए सद्भाव या गुड फेथ। जहाँ तक सद्भाव शब्द की बात है, सद्भाव शब्द को, बोनाफाइड शब्द को, गुड फेथ शब्द को आईपीसी में परिभाषित किया गया है और इसे आईपीसी की धारा 52 में परिभाषित किया गया है। कई बार पूछा गया है आईपीसी की धारा में, तो 52 में। यानी कि कब कहा जाएगा कि व्यक्ति ने सद्भाव में कार्य किया, तो अच्छे से इसको तैयार रखिए। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को ध्यानपूर्वक करता है या उचित सतर्कता और सावधानी बरतते हुए करता है, तो हम कहेंगे कि उसने गुड फेथ में कार्य किया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते समय यदि मैं उचित सतर्कता और सावधानी बरतूँ ताकि गलती धाराओं में पढ़ाने में न हो, तो ये कहा जाएगा कि मनोज सर गुड फेथ में पढ़ा रहे हैं। अब आइए उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब ये हुआ नेग्लिजेंस देखा जाए। उपेक्षा या नेग्लिजेंस का मतलब ये हुआ कि किसी कार्य को करने में जितनी सावधानी बरतनी चाहिए, जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, उतनी सतर्कता नहीं बरती गई। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी कार्य को करने में जितनी सतर्कता व्यक्ति को बरतनी चाहिए, उतनी सतर्कता व्यक्ति नहीं बरता, तो ये कहा जाएगा कि उसने नेग्लिजेंस या उपेक्षा किया। जहाँ तक उपेक्षा की बात है, आपका यदि उपेक्षापूर्ण रीत से वाहन चलाते हैं, तो आईपीसी की धारा 279, आईपीसी की धारा 279
पिछली बार यूपी एपीओ में बनी भी थी। उपेक्षा बरत कर वाहन चलाना, या आप कह सकते हैं उपेक्षा शब्द की जहाँ तक बात है, उपेक्षा शब्द को, नेग्लिजेंस शब्द को आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। उपेक्षा एक ऐसा कार्य है जो अपकृत्य भी है और अपराध भी है। तो उपेक्षा को या उतावलेपन को अपराध माना गया है आईपीसी की धारा 304A में। अर्थात उपेक्षा या उतावलेपन का कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना आईपीसी की धारा 304A में ऑफेंस माना गया है। और उपेक्षा टार्ट भी हैं, अपकृत्य भी हैं, और उपेक्षा को अलग अपकृत्य माना गया। टार्ट में ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। डो नोग वर्सेज स्टीवेंसन, यानी कि डो नोग के बाद में लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने, रटे रहे पिछली बार बिहार में बन चुका है ये, लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने, ये याद रखे जज का नाम, एटकिन ने नेग्लिजेंस को पृथक अपकृत्य माना और नेबर की, यानी कि पड़ोसी की परिभाषा दी। जो इन्होंने पड़ोसी की परिभाषा दी आपका टाट में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत सुंदर परिभाषा जस्टिस एटकिन ने दिया। तो उपेक्षा को स्वतंत्र अपकृत्य किस केस में माना गया? तो डो नोग वर्सेज स्टीवेंसन। जज कौन था? एटकिन था। पड़ोसी की परिभाषा किसने दिया? एटकिन ने दिया। ये रहा उपेक्षा का मतलब। अब ये आया उतावलापन। देखिए, उतावलापन का मतलब ये हुआ उग्रता से, लापरवाही। आप उतावलापन को कह सकते हैं लापरवाही। जैसे कि एक वाहन चालक है, रोड पर भीड़ भाड़ में वाहन चला रहा है, कहीं से फ़ोन आ गया, फ़ोन पर ध्यान दे दिया और एक्सीडेंट हो गया, यानी कि उसने लापरवाही बरती। यानी कि उतावलापन से मतलब लापरवाही पूर्वक। जैसे कि कुछ लोग पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ने के प्रति लापरवाह होते हैं। चलो कल तैयार कर लेंगे, परसों तैयार कर लेंगे, और जब एग्ज़ाम आ जाता है, 15 दिन बचता है, तब कहते हैं कि तैयार ही नहीं हो पाया, अब क्या होगा? तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई अब आपका कह सकते हैं यानी कि लापरवाही से कार्य करना। वैमनस्य, ये वैमनस्य शब्द है अगला। वैमनस्य माने बुरी भावना रखना, किसी व्यक्ति के प्रति बुरी भावना रखना पहले से, या किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना रखना। जैसे हाथरस कांड में पीड़िता और जो अभियुक्त हैं उनके बीच पहले से ही मुकदमेबाजी चल रही थी, और ये दिखाया जाएगा कि हजूर ये जो अभियुक्त हैं ये पहले से वैमनस्य रखते थे और मौका मिलते ही मौके का लाभ उठाए। ये वैमनस्य बुरी भावना रखना, और सदिच्छा का मतलब अच्छी भावना रखना। तो देख ही रहे हैं आपका अच्छी भावना। इसके बाद आपका देखना है कि जहाँ तक मन की दशा का प्रश्न है, ये तो केवल एक कुछ उदाहरण मन की दशा के दिए गए हैं। मन की दशा और भी हो सकती है, जैसे डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी से कार्य करना।
ये भी मन की दशा है और ये आपका आईपीसी की धारा 24 में परिभाषित है। जैसे कि कपटपूर्ण कार्य करना, तो कपटपूर्ण कार्य मतलब कि धोखा देने के इरादे से कार्य, तो आईपीसी की धारा में तो आपका 25, या कह सकते हैं कि स्वेच्छा से कार्य करना, तो आईपीसी की धारा 39 इत्यादि। ये भी मानसिक मन की दशा है। अब मन की दशा कब अस्तित्व में रहना चाहिए? अब मन की दशा, क्या सभी मन की दशा सुसंगत होगी? तो आपका जवाब रहेगा सभी मन की दशाएं धारा 14 में सुसंगत नहीं बनाई गई हैं। ऐसी मन की दशा जो विवादित तथ्य हो या सुसंगत तथ्य हो, उसी को रेलेवेंट बनाया गया है। अब समस्या ये आई कि जो मानसिक दशा है, मन की दशा है, ये कार्य करने के पहले होनी चाहिए कि कार्य करने के समय कि कार्य करने के बाद? अच्छे से इसको देखिए। मन की जो दशा है वह कार्य करने के पूर्व हो कि कार्य करते समय कि कार्य करने के बाद, तो जो मन की दशा होनी चाहिए वो कार्य करते समय होनी चाहिए। कार्य करते समय होनी चाहिए। जैसे कि हाथरस कांड चल रहा है। हाथरस कांड में जब पीड़िता का शव रात में बिना परिवार की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का घोर उल्लंघन करते हुए, और कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ का घोर उल्लंघन करते हुए जलाया गया, और एक पुलिस वाले चवन्नी मुस्की काट रहे थे, यानी कि मुस्करा रहे थे, तो उनकी मन की दशा बता रही थी कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। अर्थात आज हमने पीड़िता के शरीर से जो साक्ष्य मिल सकते थे उसको भी हमने मिटा दिया, और घर वालों को भी लाश नहीं देखने दी और हुजूम लगने से बचा लिया। क्योंकि अगर सुबह हो जाती तो पूरा मीडिया, पूरा राजनीतिक दल पहुंच ही जाते, अतः हुजूम लगने से बचा लिया। लेकिन प्रशासन ये भूल गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया या प्रेस अभी जिंदा है, और जब तक ये पेन और कलम जिंदा रहेगी, रूल ऑफ लॉ का शासन लागू रहेगा। कोई चाह कर भी इसे मिटा नहीं सकता। और आपको बता दिया जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और कल रात में ही कठोर आर्डर पास किया है। आपका कह सकते हैं कि काफ़ी कठोर आर्डर पास किया है, और सब अधिकारियों को पर्सनल रूप से बुला लिया है हाई कोर्ट में। और उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन पुलिस ने किया है, क्योंकि एक मृतक को भी अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार और ससम्मान होना ही चाहिए, और प्रशासन ने इसकी अवहेलना करके अंतिम संस्कार किया है। तो आपको बताया जा रहा था कि जो मन की दशा होनी चाहिए वह उस समय होनी चाहिए जब व्यक्ति कार्य कर रहा है। इस विषय पर एक केस याद करना पड़ेगा, एवसन वर्सेज किनेयर्ड का केस है। ये केस किंग बेंच का है, केबी का है, और ये आपका 1800
1805 का केस है, 1805 का। देखिए इस केस, देखिए सही करिए। 5 मिनट और बचा है। देखिए केस आपका बताया जा रहा था एवसन वर्सेस केनियर्ड। एक आदमी, एक पत्नी अपने पति का बीमा कराने गई थी। बीमा कराते समय 2-3 लोगों के पास गई और कही कि बीमा एजेंट से बताइएगा कि हमारे पति का स्वास्थ्य सही है, जबकि सही नहीं है। यानी कि लोगों से जाकर ये कहना कि आप बता दीजिएगा कि हमारे पति बीमार रहते हैं, लेकिन बीमा एजेंट से बताइएगा कि हमारे पति ठीक हैं। तो उस समय वो कही थी अन्य लोगों से कि हमारे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती। ये बात आपका उसकी मन की दशा के रूप में सुसंगत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि मन की दशा कार्य करने के समकालीन हो, पूर्ववर्ती बहु या बाद की न हो। अब स्पष्टीकरण 1 इसी के साथ पढ़ना है और स्पष्टीकरण 2 भी पढ़ना है। मन की दशा के क्षेत्र को स्पष्टीकरण 1 एक्सप्लेनेशन नंबर जो 1 है, ये स्टेट ऑफ माइंड की दशा के एरिया को सीमित करता है। यानी कि सीमित करता है और ये बता देता है कि जो मन की दशा होनी चाहिए वो सामान्य या साधारणतया न हो। मन की दशा सामान्य नहीं होनी चाहिए, बल्कि मन की दशा विशिष्ट होनी चाहिए। बार बार यही क्वेश्चन आपका बनता है और आपका अच्छे से इसी को तैयार रखना है। पहले 2-3 उदाहरण एक सामान्य मन की दशा देखा जाए, जनरल, और एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। इसी को बार बार जो अटैक करता है, इसी पर अटैक किया जाता है। पहला तो मन की दशा कौन सी सुसंगत होगी, विशिष्ट होनी चाहिए कि सामान्य। सामान्य विसंगत यानी कि साक्ष्य में मान्य नहीं, तो कौन मन की दशा मान्य है, विशिष्ट। अब कब कहा जाएगा कि आपका सामान्य मन की दशा है और कब हम कहेंगे कि ये विशिष्ट मन की दशा है। आइए पहला उदाहरण डॉग या कुत्तों पर देखा जाए। कुत्तों पर ही पहला उदाहरण हम चलते हैं। देखिए ध्यान से आपका कुत्ते का उदाहरण, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये एक व्यक्ति है और आपका इसके पास 5 कुत्ते हैं। 5 इसके पास कुत्ते हैं और 5 कुत्ते लोगों को काटते हैं। अब ये 5 कुत्तों के बारे में, देख रेख के बारे में ये नेग्लिजेंस बरतता है, ये उपेक्षा बरतता है। ये एक मन की सामान्य दशा होगी और ये साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी कि साक्ष्य में ये क्या होगा, विसंगत होगा। क्यों साक्ष्य में विसंगत होगा, क्यों नहीं साक्ष्य में इसे पेश किया जा सकता? क्योंकि मन की ये सामान्य दशा है, अर्थात सभी कुत्तों के बारे में वह उपेक्षा बरत रहा है। लेकिन विशिष्ट देखा जाए, एक के पास 5 कुत्ते हैं। कुत्ता नंबर 1, कुत्ता नंबर 2, 3, 4, 5। जो पहला कुत्ता है ये बी को काटा, बी ने ऐसे शिकायत की। फिर यही पर्टिकुलर कुत्ता सी को काट दिया, सी ने ऐसे शिकायत की। और अब आपका डी को काट लिया है,
और डी ने भी ए से शिकायत की। ये पर्टिकुलर कुत्ता बी सी को काट चुका है। इन लोगों ने शिकायत की, ए ने कोई ध्यान नहीं दिया, डी मुकदमा कर दिया है उपेक्षा के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मन की ए की विशिष्ट दशा मानी जाएगी, क्योंकि पर्टिकुलर कुत्ते के बारे में ए उपेक्षावान था और ये रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। लास्ट में आपका बता दिया जाए ब्रेक देने से पहले, कई लोग भाई फ़ोन भी किए कि हाथरस कांड पर कुछ चीज़ें आप बताइए, तो हम बता दें। 1 मिनट आपका जो वर्तमान में हाथरस कांड हो रहा है, ये कांड हुआ है, ये भाजपा के गले की हड्डी बन गया है। न निगलते बनता है, न उगलते ही बनता है। ये विपक्षियों के पास ये मौका है अच्छा अपनी राजनीति चमकाने का भी। मीडिया के पास भी मौका है टीआरपी बढ़ाने का, और समाज को भी सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। और प्रशासन का कार्य तो चूल्हे भर पानी में डूब मरने का है। और विशेषकर कुछ लोग तो नप गए, एसपी इत्यादि नप गए, निलंबित हो गए, नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, और ये लोग क्या बदमाशी किए हैं, अब झूठ की और सत्य की मशीन पर इन्हें कसा जाएगा। लेकिन जो प्रवीण कुमार डीएम की कहानी तो और भी महत्वपूर्ण है। जो प्रवीण कुमार जी डीएम है हाथरस के, वे देखिए उनका कारनामा। ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बिटिया कोरोना से मरी होती तो ये मुआवजा भी नहीं मिलता, और चोट लगने से मिल गई तो तुम 25 लाख पाली। तो मेरा ये मानना है कि अगर हाथरस के डीएम की बेटी के साथ ऐसा दुराचार किया जाता, ऐसा पाप किया जाता, और उनकी बेटी खुदा न खास्ता मर जाती, और उनसे कहा जाता कि हे डीएम साहब 25 लाख रुपया ले लीजिए, आपकी बेटी कोरोना से नहीं बलात्कार से मरी हैं और अपना मुख बंद कर दीजिए, तो क्या वो अपना मुख बंद कर देते? दूसरा, डीएम साहब ने क्या गलती की कि धमकाते हुए वीडियो वायरल हो गया। डीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि डीएम साहब कि मीडिया 1-2 दिन में चली जाएगी, हम ही लोग रहेंगे, बयान न बदलना, नहीं तो बहुत समस्या आ जाएगी। ऐसे डीएम को तो ये जो डीएम ऐसे होते हैं, ये शुद्ध रूप से कहा जाए, यही सब निकम्मे लोग रूल ऑफ लॉ का, विधि के शासन का, हमारे संविधान की, हमारे मौलिक अधिकारों की, हमारे मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते हैं। धन्यवाद। अभी आपका 15 मिनट बाद संविधान पढ़ाया जाएगा।